बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साथ के साथ में मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाजरीन, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ मिलवाएं जिनको आप पर्सनली जानना चाहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी मसरूफियत क्या है, वो घर में कैसे हैं, वो अपनी जॉब पर कैसे हैं। और जो हमारी आज की पर्सनालिटी है नाजरीन, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ज़माने क़दीम में जो तसव्वुफ़ की, जो ज़िक्र व अज़कार की महाफ़िल हुआ करती थी, जो दर्सगाहें थीं, वो हमें आज के दौर में नहीं मिलती। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो वो तसव्वुफ़, वो दर्सगाहें, वो ज़िक्र व अज़कार सिर्फ किताबों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन 7 न्यूज़ खुशकिस्मत है कि आज हमारे दरमियान जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो तसव्वुफ़ से है, वो ज़िक्र व अज़कार से है, वो सोशलिज़म से है, वो लोगों के मसाइल हल करने से है। आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक़ जो है वो इसी तसव्वुफ़ की तरफ ही जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस गैर रिवायती प्रोग्राम में, गैर रिवायती गुफ्तगू में जनाब कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे। कासिम अली शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं, आपके फैंस हैं, बहुत से लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके उस प्रोग्राम में कंटिन्यूसली आपके कॉलर्स भी होंगे। तो कुछ क्यूरियस होते हैं लोग कि जाने कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, घर में कैसे हैं, स्कूल कॉलेज कैसा था। बिल्कुल शुरू से शुरू कर लेते हैं, बचपन से शुरू कर लेते हैं। खूबसूरत लम्हात है, खूबसूरत एक वक्त है बचपन। बचपन कैसा था, कैसे थे आप बचपन में? शरारती थे या तब भी ये जो तसव्वुफ़ अब है आप में, या तब भी ये शुरू से ही इसी लाइन में थे, या शरारती किस्म का बच्चा था एक आपके अंदर? अच्छा, मैं क्योंकि मेरा बचपन का बहुत थोड़ा सा वक्त तो मेरे गांव में गुजरात में गुजरा है। सही। और माइग्रेट हो गए, लाहौर आ गए। बचपन में याद करता हूँ तो आज वो कासिम अली शाह जिसे एज आ स्कॉलर या एज आ दानिश्वर या ट्रेनर के तौर पे दुनिया जानती है, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें क्योंकि अब हमने सेल्फ हेल्प को पढ़ लिया है तो कनेक्ट करना आसान हो गई है। उस वक्त में जाके देखता हूँ तो एक इमेजिनेटिव, एक अपनी दुनिया में मस्त और अपने तखय्युलात की दुनिया में एंजॉय करने वाला और अपने तखय्युल की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें बनाने वाला। मसलन मुझे आज भी याद है कि क्योंकि मुझे एक बड़ी मोहब्बत थी, फौज से मोहब्बत थी, आर्मी से मोहब्बत थी, हमारे निसाब में ऐसी बहुत सी चीजें होती थी। तो मुझे याद है कि बचपन में मैं कितनी जंगें तो जोन सी वो मैंने कुशन रजाइयों के साथ लड़ी हुई है। और पहला वेपन तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वो नेल कटर का चक्कू भी तेज करके मैंने हिंदू को या अपने दुश्मन को मारने की उससे कोशिश की होगी। तो वो तखय्युलात की दुनिया में रहने वाला एक ऐसा बच्चा जो उस वक्त में बड़ा इंट्रोवर्ट है, जिसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, जिसकी बहुत सी बातों में उसे तनकीद मिलती है और बहुत सी चीजें जो उनसे उसको समझ नहीं आती, उसके पास सवाल बेशुमार हैं। ये आज भी बेशुमार है, तब भी बेशुमार थे। आज तो फिर एप्रिसिएशन मिलती है, आज बताने वाले मिलते हैं, जवाब देने वाले मिलते हैं। तब सवाल बे इंतहा सवाल थे, जवाब देने वाला कोई नहीं था। और मेरे पास जो एक हल्का सा कह लीजिए एक उदासी या डिप्रेशन कह लीजिए, वो इस चीज का होता था कि इतने सवाल और इतने सवालों को लेके मैं मूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जवाब देने वाले कोई नहीं है। मसलन अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। अब तो एक कैंपेन की शक्ल में मैं बात करता हूँ कि सवालों को लाजमी एड्रेस करना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए। तो उस वक्त में तो सवाल इतने ज्यादा थे, जवाब कोई देने वाला नहीं था। दूसरा, अच्छा शाह साहब, आप बड़ी बात करें कि तब कोई जवाब देने वाला नहीं था, कहीं ये इंस्पिरेशन तब से ही नहीं मिली कि चले अब जवाब देने वाला कोई होना चाहिए, लोगों के मसाइल सुनने वाला कोई होना चाहिए, लोगों की बातें सुनने वाला, घरों के मसाइल, जॉब्स के मसाइल सुनने वाला, ये कहीं इंस्पिरेशन आपको तब से तो नहीं मिली? मुझे वासिफ अली वासिफ की किताब का एक वाकया याद आता है। फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसने शहर छोड़ा, जंगल चला गया। जंगल की बूटियां उससे बोलने लग पड़ी। जब बूटियां बोलने लग पड़ी तो उसने एक दिन सोचा, ये जो बूटियों का इल्म मैंने ले लिया है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? शहर वापस आ गया। तो शहर में जो भी बीमार होता था वो उसको बता देता था, फलानी बूटी खा लो तो ठीक हो जाओगे। तो उसे पता लगा कि ये इल्म जो कहीं मैं इकट्ठा करता रहा, ये किसी और वक्त में इस्तेमाल होना था। यही मामला और यही मम्मा मेरे साथ था कि वो तमाम सवाल जिनको लेके मैं चलता रहा, और कभी कुदरत ने जवाब दिया, कभी किसी वाक़े ने मुझे जवाब दिया, कभी किसी उस्ताद ने जवाब दिया, कभी किसी क्लासरूम से जवाब मिला, और कभी किसी सड़क पे। मैं समझता हूँ कि जितना सड़क सिखाती है, रोड सिखाती है और आपको धक्के और ठुड्डे सिखाते हैं, इतना कोई नहीं सिखाता। तो कभी तजर्बे ने जवाब दिया। रिसर्च जो है वो शुरू से आपके अंदर ये कह लीजिए वो
सवाल और तजस्सुस शुरू से था और खबर नहीं थी कि आज जिन सवालों के मैं जवाब दे रहा होता हूँ, इन सवालों को तो बहुत पहले मैंने ढूंढा था और मैंने तलाश किया था और मैं सोचता था इन सवालों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, इनके जवाब कौन मेरे से सुनना चाहेगा, लेकिन पता नहीं था कि ये मेरे सवाल नहीं है, ये दुनिया के सवाल है। स्कूलिंग के हवाले से कुछ बताइए, स्कूल में आप कैसे थे, इंटेलिजेंट थे या मीडियोकर बच्चे जो होते हैं उस तरह के थे या बिल्कुल डल थे? अच्छा, स्कूल लाइफ में अगर ये कहूँ तो गलत नहीं कि शुरू की जो स्कूल लाइफ है मेरी वो एक एवरेज बिलो एवरेज वाली थी। अच्छा। बिल्कुल भी आज पुराने दोस्त मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं, टीचर्स मिलती हैं, उन्हें यकीन नहीं आता। अच्छा। ये फ्लाइंग कलर्स में कैसे आ गए, ये नंबर कैसे लेने लग पड़े, ये इतने कामयाब कैसे हो गए, या इतनी किताबें और इतनी रिसर्च कैसे आ गई। तो वो कह लीजिए कि जो सेट पैटर्न था, रट्टा लगाना, याद करना और उसी तरह उस रट्टे को फिर जो सा वो किसी सफ़े पे मुंतकिल कर देना, इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा। ये बाद में मैंने इन स्किल्स को सीखा, ये मुझे रट्टे लगाने की स्किल मैंने सीखी और मुझे पता लगा कि रट्टा लगाना एक आर्ट है और इस आर्ट को सीख के आप बड़े नंबर ले सकते हैं। और फिर पेपर अटेम्प्टेशन सीखी, एक्सप्रेशन सीखे, ये तमाम चीजें सीखने के बाद पता लगा कि ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, बिल्कुल ये आपके हुनर में, आपके लायक होने के हुनर में एक छोटा सा काम है। सही। अलमिया ये है कि हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम देखो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना, एक्सप्रेशन को ही लायक होना समझता है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी के चैलेंज क्या है, जिंदगी के मसाइल क्या हैं, बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, जिंदगी में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई बात नहीं करता। स्कूल के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है जब आप टीन एज में होते हैं और आप कॉलेज में एंटर हो रहे होते हैं। बड़े लेबल लगते हैं नौजवानों पे उस टीन एज में। कभी कोई लेबल लगा उस तरह का जो जवानी में लगते हैं? बड़े लेबल लगे। अच्छा। कमाल ये था कि वो, मैं समझता हूँ कि वो जवानी भी अधूरी जवानी है जिसमें जवानी वाली हरकतें ना हो। तो मुझे आज भी याद है कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से निकल के कभी कभी बानो बाजार जाना और कभी कभी जोन सा वो बंक करना कॉलेज से, और कभी कभी वो क्लासेस छोड़ के और अनारकली के चक्कर लगाना, और कभी कभी पुरानी किताबों की तलाश, कभी कभी दोस्तों के साथ कॉलेज छोड़, एकेडमी छोड़, किताबें छोड़ और किसी पार्क में आना। मतलब आज हम पार्क में बैठे हैं तो मुझे अपनी यादें आ जाती, मैंने आके बात जी बिल्कुल आज आपने, अच्छा शाह साहब आपने आते ही एक बात की कि इस जगह से, इस बाग से, इस लाइब्रेरी से आपकी बड़ी यादें वाबस्ता है। किस किस्म की यादें वाबस्ता है? अच्छा, जवानी में तो यकीनन इस पार्क में बड़े जोन से हैं वो मोहब्बत करने वाले आपको नजर आते हैं कपल्स की शक्ल में, जी। और कुछ बेचारे ढूंढते हुए नजर आते हैं। हमारी कौम को तो एक बड़ी बीमारी है कि गोरा फारिग बैठा होता है, किताब पकड़ता है, पढ़नी शुरू कर देता है, अस्सी वेले बैठने हैं, अस्सी इधर उधर ताड़ना शुरू कर देने। तो वो एक जवानी का ऐसा दौर भी था। फिर इस लाइब्रेरी के साथ मेरी यादें इसलिए भी हैं कि बहुत से ऐसे इम्तिहान हैं, मैं तैयारी के लिए इस लाइब्रेरी आता रहा और इस लाइब्रेरी में प्रेपरेशन करता रहा, तो खबर नहीं होती कि जहाँ कभी आप प्रेपरेशन तैयारी करते थे, इम्तिहानों की किताबें खोलते थे, वहीं बैठ के रिकॉर्डिंग भी होगी। तो इस बात के साथ ये भी बड़ा एक मेरा एक याद का एक हिस्सा मुंसलिक है कि मैं अपने बड़े बड़े खूबसूरत दिन जोन से हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ, मुझे ये ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे ये परिंदों की चहचहाहट बड़ी अच्छी लगती है, मुझे शाम बड़ी अच्छी लगती है, मुझे सुबह बड़ा अच्छा लगता है, वक्त जो सूरज निकलने का होता है। तो वो बड़े बड़े अच्छे वक्त यहाँ गुजारे हुए हैं। अच्छा, फिर उदास वक्त भी यहाँ गुजारे हैं। अच्छा। कि कहीं ऐसी यादें हैं, मुझे याद आता है कि इस कैंटीन पे और इन जो ट्रैक्स पे पैदल चलते हुए बड़े बड़े उदास दिन, जिस दिन लगा कि जिंदगी शायद आज खत्म हो जानी है। लेकिन देखें, अजीब है जिंदगी, जिंदगी के आप रिंग में खड़े होते हैं, आपको खूब कुट पड़ती है, आप नीचे गिर जाते हैं, फिर खड़ा करती है, और खाओ तुम, और खाओ, और एक वक्त आता है कि आप आखिरकार मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं, आप जिंदगी का सामना करने के मुकाबिल हो जाते हैं। एक वो वक्त आता है जब हम कहते हैं कि बस अब बस हो चुकी है, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट मींस कि ये वो वक्त है जब आप बर्दाश्त करना शुरू, बिल्कुल सही बात, ये सिखाती है, ये सबसे बड़ी उस्ताद है। आप गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, ये आपको तजर्बों से सिखाती है, ये मिस्टेक से सिखाती है, आप गलत फैसले करके सही फैसले करना सीखते हैं। तो ये कह लीजिए कि इस बात के साथ, इसलिए मैंने कहा था बहुत सी यादें। जी ठीक है, वो तो मैं जरा ये स्क्रीन के बाद आपसे पूछूंगी कि और किस किस्म की यादें वाबस्ता है। अच्छा, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बचपन डिस्कस हो गया, आपने ये जो 2-3 पीरियड्स अपने डिस्कस किए हैं शाह साहब, उसमें हमने देखा है कि कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बच्चा नहीं था, कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, कोई आउटस्टैंडिंग उसकी बैकग्राउंड में उसकी सोच नहीं थी। एकदम से तसव्वुफ, एकदम से सूफियाना सोच और एकदम से जिक्र अज़कार, लोगों के मसाइल हल करना और सोशल सर्कल अपना इतना इंक्रीज कर लेना। कोई इंस्पिरेशन थी आपको
या एकदम से ये चेंज आया, क्या कैसे हुआ अच्छा, ये ये सब एकदम से नहीं था। मेरा ख्याल है कि इसके भी सिरे ढूंढे जाएं तो वो स्कूल कॉलेज लाइफ, घर का माहौल, मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ इस अपने सफ़र का, पहला क्रेडिट अपनी वालदा को देता हूँ। ठीक है। कि मैं अगर ये कहूँ कि एक दरवेश खातून, मैं आज भी कभी माँ के पास बैठता हूँ तो वो इंस्पिरेशन, वो स्पिरिट जो मैंने कभी जो देखी है ज़िंदगी में, उस स्पिरिट की इब्तिदा मैंने देखी है वालदा के पास। अच्छा। कि वो उनके पास एक रिस्पांस है, चैलेंज आया, चैलेंज का सामना उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल करके करना है। बिल्कुल सही। और मैंने देखा है वो बुजुर्गान दीन से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। और उसके बाद मैंने वो तमाम बड़े वाक़यात जिनको शायद आज निसाब में शामिल होना चाहिए, माँ की गोद में सुने। मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ पहली बार मुझे वालदा से पता लगा। मैंने वाक़या करबला को जो उनसे वालदा की गोद में सुना। मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं जिनसे आज मेरी इंस्पिरेशन है, दुनिया की इंस्पिरेशन है, उनका पहली बार तज़किरा बड़े अदब और एहतराम से माँ से सुना। यानी कि वालदा ने कभी गुस्ताखी नहीं करने दी। उन्होंने कहा जी ना ना ना, अली बिन उस्मान बहुत बड़ा नाम है, अली हजवेरी बहुत बड़ा नाम है, वो ना होते तो इतने लोग आज मुसलमान ना होते। तो ये जो अकीदत और ये जो मिजाज था, सूफियाना मिजाज, इसकी पहली जाग तो माँ ने लगाई। उसके बाद में अल्लाह करम करता है आपकी जिंदगी में हादी मुर्शद की शक्ल में, रहबर की शक्ल में लोग आते हैं। तो फर्स्ट किक प्रॉपर जो उनसी थी वो वासिफ अली वासिफ की थी। मैं उनसे मिला नहीं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी और उनकी किताबें मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी एक इनकलाब था। अच्छा, वासिफ अली वासिफ के मुतासरीन में से हैं आप, No यकीनन। doubt। तो ये भी, इसके बारे में भी यही जानना चाहूंगी, इस पे बारे में भी आपको किसी ने गाइड किया था कि आप इसको पढ़ें या आप मतलब इनको फॉलो करें, या खुद ही आपको इंस्पिरेशन मिली? ये मेरा ख्याल है मेरी तलब तलाश अंदर थी, ठीक। और किताबें या उनकी फिलॉसफी अचानक आ गई। यानी कि मैं शायद मेरी रूह ढूंढ रही थी, मेरी कोई अकल की तलाश इतनी नहीं थी जितनी रूह की तलाश थी। और वो रूह की तलाश कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में जब उनकी किताबें आई तो इनकलाब आ गया। मुझे आज याद आता है कि 180 पे एक ऐसा लड़का जो मॉम डैड्स है, जो पार्टीज को एंजॉय करता है, जो जिंदगी को एंजॉय करता है, जिसके इतने दोस्त हैं, उसकी जिंदगी में 180 पे इनकलाब आता है, वो खामोश हो जाता है और वो कैंटीन पे कम और लाइब्रेरी में ज्यादा नजर आता है और उसकी जिंदगी में तरजीहात बदल जाती हैं। वासिफ अली वासिफ की मेन फिलॉसफी, आपका कमाल ये है, आप फरमाते हैं एक सच्ची निस्बत आपकी जिंदगी के तमाम हवालों को बदल देती है। आपकी पसंद बदल जाती है, आपकी नापसंद बदल जाती है, आपकी तरजीहात बदल जाती हैं, इवन कि आपकी जिंदगी में नफा और नुकसान का तस्वुर भी बदल जाता है। ऐन मुमकिन है दुनिया जिसको हार मानती है आप उसको जीत मानो, और ऐन मुमकिन है जिसको तुम जीत मानो वो क्या हो, दुनिया के लिए हार हो। बिल्कुल सही। 180 डिग्री की बात कर रहे हैं आप। हम देखते हैं कि इस कदर जब चेंज आता है शाह साहब, तब तो जो है वो मुसलसल जो तजर्बात हैं उसकी रियाजत होती है, इसके अलावा और भी कोई बहुत खास रीजन होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आता है, इतनी बड़ी डिग्री पे जो है वो हम लोग देखते हैं चेंज आता है। मैं वो चेंज जानना चाह रही हूँ, क्या पॉइंट था वो जिसके ऊपर जाके बिल्कुल घूम गया सब कुछ? अच्छा, बानो आपा से किसी ने पूछा कि एक दरवेश अल्लाह वाले में और दुनियादार में क्या फर्क है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जो अल्लाह वाला या दरवेश होता है उसकी जिंदगी का हर वाकया उसका हवाला अल्लाह होता है, यानी होता वही है। बिल्कुल सही। खुशी, गम, इश्क, मोहब्बत, मसले, प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म, रुकावटें, वो सबकी जिंदगी में होते हैं। वो नबी रसूल पैगंबर की जिंदगी में भी होते हैं, एक आम गुनाहगार आसी की जिंदगी में भी होते हैं, दरवेश की जिंदगी में भी, फकीर की जिंदगी में भी होते हैं। डिपेंड करता है उसका रिस्पॉन्स क्या है, आपने रिएक्ट क्या किया। आपने अगर आपको पत्थर पड़ा तो आपने पत्थर दे मारा जवाब में, ये माफ कर दिया। आपने अगर बर्दाश्त किया तो किसके लिए बर्दाश्त किया? क्या आपकी बेबसी बर्दाश्त बन गई या आपकी बर्दाश्त का सबब अल्लाह था कि मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा? तो हवाला जब आपके पास अल्लाह होता है और आप उस हवाले से किसी को माफ करते हैं तो वो एक खूबसूरत माफी होती है। तो वो तमाम वाकयात में मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी वाकये को बहुत स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, आगे बढ़ने वाले के लिए रस्ते की गाली भी आगे बढ़ाती है, और जिसने आगे नहीं बढ़ना वो तो नैया भी पास हो तो पार नहीं जाता। जाने वाले कच्चे घड़े पे बैठ के जाते हैं, जिन्होंने नहीं जाना वो गिले शिकवे शिकायतें। शायर ने भी कहा ना जी, जो आना चाहो तो हजार रास्ते, ना आना चाहो तो उजर हजारों। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हंसी मेरी जो है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ वो तकरीबन वो इसी लेवल का है। मोहब्बत हुई आपको कभी मुजाजी? ये बड़ी दफा हुई है, सच बताऊं तो
अच्छा, ये कई दफा तो हो जाती थी, बाद में बड़ी देर बाद पता लगता था वो जो हुई थी वो मोहब्बत थी। मोहब्बत क्योंकि एक तो इतना कॉन्फिडेंस शुरू में तो था ही नहीं ना जी, ये कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं था, सही। कहना नहीं आता था कि बड़ा जोर लगा के किसी को कहा अगर, तो कहा कि बाजी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। और पता लगना वो भी मुस्कुराने अच्छा, लग पड़ती इज़हारे थी। मोहब्बत में बाजी। इज़हारे मोहब्बत में खबर ही नहीं थी कि बाजी नहीं कहना होता। तो अब उसके साथ दूसरा कमाल ये था कि आज से थोड़ा अगर पीछे जाते हैं जी जी। तो 10-20 साल पहले कोई इतनी कोई जिद्दत भी नहीं आई नहीं थी, थी, बिल्कुल। कम्युनिकेशन इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और जज्बात को दिल में रख के हांडी को पकाया जाता था कि यार वो जो उनसे ना फिर एक प्रेशर ये होता था कि मोहब्बत तो उससे होती है जिससे शादी होती है, इस किस्म की। लेकिन ये कह लीजिए वो इक्का दुक्का जितनी भी कोई आधी अधूरी मोहब्बतें मैं कहूँगा, वो तमाम मोहब्बतों का एक अंजाम बड़ा अच्छा है। अच्छा। उन मोहब्बतों ने मुझे पुख्ता पड़ा किया। मैं यकीन कीजिए कभी सुना था ऐसा, आज कहने को तैयार हूँ ये बात, कि आपकी जिंदगी में जो कुछ नहीं मिला होता ना, आप कभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। कि अगर वो मिल जाता तो आज फिर यहाँ ना बैठे होते। तो आपकी जो कंप्लीशन है, आपकी जो तकमील है, आपको जो तपिश मिलनी होती है, सही। वो मिलती विसाल से है, विसाल से। फिराक से मिलती है, विसाल से नहीं विसाल से मिलती। नहीं मिलती, आप कभी भी किसी को हासिल करके उतना एंजॉय नहीं करते जितना उस कैफियत में रह के एंजॉय करते हैं। आप कभी देखिएगा जिंदगी में जब भी हम कभी बहुत मेहनत करते हैं ना किसी चीज को पाने की, जितना मजा मेहनत करने में आता है ना, पा लेने के बाद नहीं आता। तो ये जब समझ आ जाती है ना, बिलखसूस आज बैठे हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ आ जाती है, तो बंदा फिर उस फीलिंग को एंजॉय करता है। मैं अगर ये कहूँ कि आज भी मोहब्बत है, आज भी वो मोहब्बत जिंदा है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कैफियत जिंदा है। और वो कैफियत कभी मेरे लेक्चर में जाती है, कभी वो कैफियत टीवी प्रोग्राम में आती है, कभी मैं कलम उठाता हूँ तो वो मोहब्बत मेरे से लिखवा देती है, कभी मेरी निगाह देखती है तो आम सा मंजर मुझे खास लगता है। तो वो मोहब्बत ने तो मुझे देखना सिखाया, मेरी जिंदगी के मानी को बदला। क्या समझते हैं, मोहब्बत जरूरी है? मैं समझता हूँ, देखिए अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक फितरती अमल है। मतलब एक 20 साल का बच्चा, उसकी वालदा मेरे पास आ गई और आके कहती है कि जी देखें कितना बीबा पुत्र है, 20 साल इसकी उम्र, आज तक मोहब्बत इसको नहीं। मैं कहा इसका मेडिकल टेस्ट करवाएं। आजकल उलामा नहीं है। तो इसका तो कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए कि इसको क्यों नहीं हो रही मोहब्बत, क्योंकि एक फितरती बात है कि आप अपनी जात के खला को किसी और को देख के मुकम्मल खुद को समझते हैं, तो उसके बाद में फिर इसके एक एक्सप्रेशन बनते हैं, आपकी जगराते शुरू होते हैं, आपके दरबारों के जो उनसे ना वो चक्कर लगने लग पड़ते हैं, नमाजें शुरू होती हैं, इबादतें शुरू होती हैं, और आप कई तरह के चिल्ले काट लेते हैं, आप 2 नंबर बाबा को मारने लग पड़ते हैं, क्योंकि मुकम्मल नहीं हो रहे होते हो आपको वो खला तंग करता है। फिर कहीं जाके इसकी पुख्तगी के बाद पता लगता है वो क्या था। बिल्कुल सही। इस बार जरूर कहूंगा कि बहुत से सफर तय करने के बाद सफर की डेफिनेशन बनती है, सफर के दौरान नहीं पता लगता कि हो क्या रहा है, ये बाद का वक्त बताता है कि जो हुआ था वो ऑपरेशन था। नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पर्सनल लाइफ आज डिस्कस हो रही है, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और उनकी जिंदगी यहाँ तक जो गुजरी है वो कैसे गुजरी है, उस पर बात हो रही है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर उनसे इसी पर बात करेंगे।